नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में समसामयिक काव्य के अंतर्गत समसामयिक कवि और उनके काव्य संग्रह भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनके काव्य संग्रह को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मंगलेश डाबराल। अब बात करें मंगलेश डाबराल जी की, तो मंगलेश डाबराल जी एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका काव्य संग्रह है, जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं पहाड़ पर लालटेन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा है घर का रास्ता। तीसरा है हम जो देखते हैं। इस पर वर्ष 2000 में मंगलेश डाबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो आप इनके महत्व को जान सकते हैं। आगे है आवाज़ भी एक जगह है, और 5वां काव्य संग्रह है मुझे दिखा एक मनुष्य। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक मोटा मोटा यहाँ पे क्लू निकालेंगे हम लोग मंगलेश को, है ना। तो एक कल्पना कर लीजिएगा कोई मंगलेश आपके परिचय के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहाड़ पर लालटेन लेके चढ़ गए। तो मंगलेश क्या हुआ, बोले सर मंगलेश तो पहाड़ पर लालटेन लेके चढ़ गए। अब पहाड़ पर लालटेन लेके चढ़ गए हैं, तो वहाँ से क्या कर रहे हैं, घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और हम जो देखते हैं, और जब हम लोग उनको देखते हैं तो क्या करते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, तो हम लोग भी एक आवाज़ करते हैं कि मंगलेश वहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तभी क्या हो जाता है, मुझे दिखा एक मनुष्य। तभी मुझे या हमें, हम सबको क्या हो जाता है, एक मनुष्य दिखाई देता है। तो मोटा मोटा ही क्लू बना लीजिएगा कि मंगलेश क्या करते हैं, पहाड़ पर चढ़ करके घर का रास्ता देखते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ते हैं, लालटेन लेकर के घर का रास्ता ढूंढते हैं, हम उन्हें देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, और फिर क्या हो जाता है कि हमें एक मनुष्य दिखाई देता है, मुझे, है ना, दिखा एक मनुष्य। ऐसे मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि मंगलेश पहाड़ पर लालटेन लेकर चढ़ जाते हैं, घर का रास्ता ढूंढते हैं, और हम जो उनको आवाज़, हम लोग देखते हैं तो हम लोग उनको आवाज़ करते हैं, आवाज़ करने पर मुझे एक मनुष्य दिखाई देता है। ऐसे मोटा मोटा क्लू रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो आप सही विकल्प आसानी से चयन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अगले जो कवि हैं नारायण जैन जी, और इनकी पहला काव्य संग्रह इनका है दरवाज़ा खुलता है। दूसरा है तोता के लिए कविताएं। तीसरा है यह मैं हूँ पत्थर, और चौथा है उदाहरण के लिए। 5वां है सराय में कुछ दिन। छठा है काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, और आगे है चौराहे पर लोहार। तो कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए कोई नारेंद्र जैन है। अब नारायण जैन के लिए क्या हो जाता है, दरवाज़ा खुलता है ना। तो नारेंद्र जब भी आते हैं दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। अब दरवाज़ा खुल जाता है तो क्या करते हैं, वो तोता के लिए कविता कर देते हैं। तोता के लिए कविता करते हैं, मतलब कोई नरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो डेली आता है, जैसे आते हैं दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा खुलता है तो तोते के लिए कविता करते हैं, और वो कहते हैं कि यह मैं हूँ, है ना, पत्थर। यह मैं पत्थर वाला इंसान हूँ जो क्या करता हूँ, उदाहरण के लिए, ठीक है ना, सराय में कुछ दिन आता हूँ और काला को सफ़ेद में प्रविष्ट कर देता हूँ, इसके बाद चौराहे पर जा कर के लोहार से मिलता हूँ। तो मोटी मोटी बात ऐसे रखिएगा, क्या कि कोई नारेंद्र हैं, जब जब नारेंद्र आएंगे तब तब दरवाज़ा खुलता है, तो जब जब नारेंद्र तब तब दरवाज़ा खुलता है, तब तब क्या करते हैं, तोता के लिए कविता करते हैं, और क्या कहते हैं, तब तब कहते हैं, जब जब आएंगे तब कहेंगे यह मैं हूँ पत्थर, यह मैं पत्थर हूँ, उदाहरण के लिए जो सराय में कुछ दिन रहता हूँ और काला में सफ़ेद को प्रविष्ट कर देता हूँ, और चौराहे पे जाके लोहार से मिलता हूँ। कौन कहता है, बोले सर नारेंद्र जैन कहता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि नारायण जैन जब जब आते हैं तब तब दरवाज़ा खुल जाता है, तब तब क्या करते हैं, तोता के लिए कविताएं करते हैं, और तब तब कहते हैं मैं हूँ पत्थर, मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए, है ना, और सराय में कुछ दिन रहते हैं, इसके बाद काला को सफ़ेद में प्रविष्ट कराते हैं, फिर चौराहे पे जा कर के लोहार से मिल जाते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा। और कभी कभी आप ऐसे भी क्लू बना सकते हो, क्या कि दरवाज़ा खुलता है नारायण जैन के लिए, है ना, तोते के लिए कविता कौन करता है, नारायण जैन करते हैं। यह मैं हूँ पत्थर, यह मैं हूँ पत्थर, यह मैं हूँ पत्थर, नारायण जैन कहते हैं। जैन वाले वैसे भी पत्थर होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, मोटा मोटा क्लू दिमाग में बैठा लीजिएगा। उदाहरण के लिए नारायण जैन, उदाहरण के लिए नारायण जैन को रखिए। सराय में कुछ दिन रखना है किसको, नारायण जैन को, सराय में कुछ दिन रहेंगे, और काला सफ़ेद में प्रविष्ट कौन कराता है, बोले नारायण जैन कराते हैं। चौराहे पर लोहार कौन, बोले नारायण जैन, नारायण जैन लोहार चौराहे पर है,
ठीक है। तो ऐसे जैसे भी दिमाग में बैठ जाए, बैठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न को सही करना है। ठीक है, चलिए अगले जो कवि आप देख पा रहे हैं ऋतुराज, और इनका एकमात्र काव्य संग्रह आप देख पा रहे हैं एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है ना, देखिए एक ऋतु आती है तो कहते बोले ऋतु है, कौन सी ऋतु है? एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है ना, तो कोई ऋतु आती है, ऋतुराज क्या है? एक मरण धर्मा व्यक्ति है, मरण धर्मा माने मरने के सन्निकट है, मरणासन कंडीशन में है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई ऋतुराज हैं जो क्या है? एक मरणधर्मा है, एक मरणधर्मा व्यक्ति हैं, मरने के कगार पर हैं। और अन्य भी कुछ लोग होंगे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और ये भी आपके लिए बना सकते हैं कि एक ऋतु है जिसमें क्या होता है, लोग मरणधर्मा एक ऋतु है, मरणधर्मा एक ऋतु है ना, जिसमें बहुत से लोग मरते हैं। खासतौर से ठंडी की बात करें तो जितने बुजुर्ग लोग होते हैं वो ठंडी में, लोग कहते हैं कि ठंडी संभल जाए तो समझिए बच गए, और ठंडी में फंस गए तो चले गए। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हम लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ऋतु एक होती है जो एक मरणधर्मा और अन्य। ठीक है, इनका काव्य संग्रह है। आगे आप देख पा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण जो कवि हैं मदन कश्यप जी। इनका पहला काव्य संग्रह है लेकिन उदास है पृथ्वी 1992 में, दूसरा है नीम रोशनी में 2000 में, और क्रूज 2006 में। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो यहाँ पे करिए मदन। मदन माने मन भी होता है, मदन कामदेव को भी आप कहते हैं। तो यहाँ पे मदन माने मन से जोड़िए इसको, मन क्या है ना, लेकिन उदास है पृथ्वी, है ना। अब मन से क्या है? बोले पृथ्वी उदास है। मदन से लेकिन उदास है पृथ्वी। देखिए मदन है व्यक्ति, मदन है, लेकिन फिर भी क्या है? पृथ्वी से उदास है। नीम रोशनी में, बिल्कुल नीम की रोशनी में क्या होला व्यक्ति? बिल्कुल मदन है। और क्रूज में भी व्यक्ति मदन है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई जो मदन है वो क्या है? वो उदास है पृथ्वी, है ना, लेकिन उदास है पृथ्वी के लिए। मदन लेकिन उदास है पृथ्वी के लिए। नीम की रोशनी पड़ने पर भी वो उदास है ना। आगे क्या है? क्रूज है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि मदन क्या है भैया, लेकिन उदास है पृथ्वी के लिए। मदन नीम की रोशनी के पास बैठे हुए हैं, और मदन जो है वो क्रूज है, खड़ूस है। इस टाइप का थोड़ा सा क्लू रख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले जो आप कवि देख पा रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं अरुण कमल जी। पहला काव्य संग्रह है अपनी केवल धार, 1980 में इन्होंने लिखा। दूसरा है सबूत 1989 में। तीसरा है नए इलाके में 1996 में। और बात करें इसी नए इलाके में वर्ष 1998 ईस्वी में इन्हें क्या मिला है? बिल्कुल बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो नए इलाके में अरुण कमल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इससे इनके महत्व को आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। और पुतली में संसार वर्ष 2001। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए बात करते हैं अरुण कमल की। ठीक है, अरुण माने लाल होता है। तो लाल कमल कहाँ है ना? देखिए जो अरुण कमल है, तो अरुण कमल यानी लाल कमल की अपनी केवल एक अलग धार होती है, केवल अपनी धार होती है अरुण कमल की। लाल कमल की, है ना, कमल नीलोत्पल होता है, नीलोत्पल वाला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लाल कमल है। तो अरुण कमल होगा, जब अरुण कमल होगा तो अरुण कमल की केवल अपनी धार होती है। ठीक है ना। और सबूत होता है। अरुण कमल जहाँ पे रहेगा उसका एक अलग सबूत है ना, कि अरे भैया ये अरुण कमल है। अरुण माने लाल कमल है। ठीक है ना। और क्या होता है? नए इलाके में खिलता है ना, ये नए इलाके में खिलता है, हर जगह नहीं खिलता है। अरुण कमल नए इलाके में खिलता है। और पुतली में संसार है ना। तो जो अरुण कमल है, तो अरुण कमल की पुतली में एकदम बिल्कुल संसार दिखाई देता है। ऐसा मोटा मोटा क्लू बना लीजिएगा, आसानी से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। क्या कि सर अरुण कमल, जो अरुण कमल होता है वो केवल अपनी धार उसकी, है ना, उसकी अपनी धार अलग होती है। कौन? अरुण कमल की। अरुण कमल क्या है? सबूत के रूप में आप दिखा सकते हैं कि अरुण कमल है। ठीक है ना। और नए इलाके में खिलता है अरुण कमल, और पुतली में संसार। अरुण कमल की जो पुतली है, उस पुतली में आप पूरे संसार को देख सकते हो। तो मोटा माटी ऐसे किलो बना लीजिएगा और दिमाग में रखे रहिएगा। अगर परीक्षा में आ जाता है तो आप सही विकल्प आप आसानी से चयन कर पाएंगे। ठीक है। अगले कवि हैं ज्ञानेंद्र पति। बात करें आंख हाथ बनते हुए, 1970 में इन्होंने लिखा कि आंख हाथ बनते हुए। दूसरा है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। तीसरा है गंगा तट। और चौथा है संशय आत्मा।
ठीक है ना, 2004 में। और इसी संशयात्मा पर 2006 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि ज्ञानेंद्र पति जी की कौन सी रचना संशयात्मा कब मिला, 2006 में मिला। क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आगे भिनसार, ज्ञानपति का भिनसार 2006 में। अब कैसे इन सभी रचनाओं को दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ पे ज्ञानेंद्र, ज्ञान इंद्र, इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होगा। बोले सर ज्ञान होगा, ज्ञान इंद्र, इंद्रियों से ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान क्या होता है, आँख हाथ बनते हुए। ठीक है, आँख हाथ बनाते हुए आप ज्ञान कर लेंगे, ज्ञान हो जाएगा ज्ञान। तो आँख हाथ बनते हुए ज्ञान हुआ। शब्द लिखने के लिए भी ज्ञान चाहिए, शब्द लिखने के लिए ज्ञान चाहिए। गंगा के तट में जा रहे हो, 2000 मीटर जाना है, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। संशय, संशय, संशय में भी ज्ञान होना चाहिए। किसी चीज़ का अगर संशय बन जाए तो उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और संशय सबके पास 2-4 होता है, ठीक है ना। और 2 छक्का लग जाए तो इसका भी संशय होता है, लगातार 2 छक्के का। और 2-6 यानी कि 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, 4 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो 2 लगातार 2 चौके पर भी छक्का संशय है, 2004 हो गया। और लगातार 2 छक्के पर भी संशय है, 2-6, इस पर साहित्य 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त है। और मैं ऐसे ही क्लू बना करके इसे दिमाग में रखा हूँ, जब भी ये रचना मेरे सामने आती है मैं आसानी से उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे हैं भिनसार 2006 में, ठीक है ना। तो भिनसार का ज्ञान कब हो जाता है, बोले 6 बजे, 6 बजे, है ना। तो ज्ञान फार ज्ञानेंद्र पति दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति की बात करें, ज्ञान ज्ञान ज्ञानेंद्र ज्ञान 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 फार ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र का ज्ञान होता है, आँख हाथ बनते हुए ज्ञान होगा। शब्द लिखने के लिए ज्ञान चाहिए। गंगा के तट में 2000 नीचे जाना है तो ज्ञान आपको होना चाहिए, तैरना, है ना, आपकी परख होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। संशय, संशयात्मा, संशयात्मा, संशय है तो ज्ञान होना चाहिए, है ना। और भिनसार, भिनसार का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, है ना। तो 6 बजे भिनसार हो जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान फार ज्ञानेंद्र पति जी की ये सब रचनाएं हैं। और ये भी आप कह सकते हो कि ज्ञानेंद्र पति क्या करते हैं, आँख हाथ बनते हुए देखते हैं, है ना, आँख हाथ बनते हुए देखते हैं। शब्द लिखने के लिए कागज बना है, ऐसा कहते हैं। गंगा तट पर रहते हैं ज्ञानेंद्र पति। संशयात्मा, उनकी आत्मा में बड़ा संशय रहता है, तो संशयात्मा है कौन, ज्ञानेंद्र पति। और भिनसार, भिनसार को लुट जाते हैं कौन, ज्ञानेंद्र पति। तो ऐसे भी आप एक क्लू बना लीजिएगा, जैसे भी आसानी से याद हो जाए, याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। कुछ छोड़ना नहीं है। खासतौर से जो पुस्तक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसको हम लोग याद कर रहे हैं, इसमें से कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। और आपकी जो भी परीक्षा होगी लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपको हुबहू यहाँ से मिल जाते हैं, अगर आपने बिल्कुल डीपली इसको अध्ययन किया है तो। अगर इसमें से भी आप छोड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ऐसा वैसा करते हैं, तो निश्चित रूप से खतरे का संकेत है, क्योंकि ये खुद ही आप कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का एक सारांश है, ठीक है ना। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कुमार अंबुज, और इनका पहला काव्य संग्रह है किवाड़, दूसरा है क्रूरता, तीसरा है अनंतिम, चौथा है अतिक्रमण और 5वां है अमीरी रेखा। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें कि कुमार कुंभज की ये सभी रचनाएं हैं। तो देखिए कुमार और कुंभज, तो का से कुमार और आ से अंबुज। तो पहले का वाली रचना, पहले का है कुमार, कुमार किवाड़ और क्रूरता। तो का की घाते 2, सही ने, का की घाते 2 हो गई, है ना। कौन कौन, बोले किवाड़, किवाड़ और क्रूरता। का से किवाड़, कार से क्रूरता। अब अंबुज से 3 रचनाएं होंगी, आ की घाते 3, क्या, अनंतिम, अनंतिम, अतिक्रमण और अमीरी रेखा, अंबुज से, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ पे देखिएगा, ठीक है, आ की घात 3, अतिक्रमण, अमीरी, अनंतिम, ठीक है ना, और किवाड़ क्रूरता। तो देखिए ये कह सकते हो। और एक किलो ये बना लीजिएगा कुमार अंबुज। अंबुज क्या करता है, बोले सर अंबुज किवाड़ से क्रूरता करता है। किवाड़ क्रूरता किसका, बोले अंबुज का। किवाड़ क्रूरता अंबुज का, किवाड़ क्रूरता अंबुज का, ठीक है ना। और क्या है, अंतिम अतिक्रमण, अंतिम अतिक्रमण अमीरी रेखा पर। अंतिम अतिक्रमण अमीरी रेखा पर किसने, बोले अंबुज का। अंबुज का दिमाग में रख लीजिएगा। तो अंतिम अतिक्रमण, अंतिम अतिक्रमण अंबुज, अमीरी रेखा अंबुज, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हो कि अंतिम अतिक्रमण अंबुज का होता है। अतिक्रमण कौन किया है, बोले अंबुज ने अतिक्रमण कर लिया है।
अमीरी रेखा दिखाता है कौन? अम्बुज दिखाता है। तो दिमाग में ऐसे ऐसे रख लीजिएगा, है ना, कि किवाड़, है ना, 92 किवाड़ अम्बुज के यहाँ। क्रूरता उल्टी सीधी 96 क्रूरता है अम्बुज में, ठीक है ना। अनंतिम 98, बिल्कुल अनंतिम अंतिम अनंतिम अम्बुज। अतिक्रमण किए हैं अम्बुज, और अमीरी रेखा को पार कर चुके हैं कौन? बोले अम्बुज। ऐसा कुछ क्लू बना लीजिएगा, आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगले कवि हैं स्वप्निल श्रीवास्तव जी। बात करें इनके काव्य संग्रह की तो ईश्वर एक लाठी है, दूसरा है ताक पर दिया सलाई, तीसरा है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, स्वप्निल माने स्वप्न में कोई व्यक्ति नील है ना, स्वप्न में लीन है, स्वप्न में लगा हुआ है, स्वप्न देखते हैं क्या? बोले ये हम लोग स्वप्न देखते हैं और दूसरे को दिखाते भी हैं। स्वप्निल है कि ईश्वर के पास एक लाठी है, यानी कि ईश्वर अगर जिसको कोई सजा नहीं देगा उसके ईश्वर सजा देगा, है ना। क्यों? क्योंकि ईश्वर के पास एक लाठी है, उसकी लाठी बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि ईश्वर के पास एक लाठी है, यह स्वप्निल है, मतलब कह सकते हैं आप स्वप्न है या कल्पना है, ठीक है ना। ताक पर दिया सलाई, है ना, तो ताक पर दिया सलाई है, ये भी एक स्वप्निल है। कल्पना करिए कि ताके पर दिया सलाई रखी हुई है, तो ये स्वप्निल है। स्वप्निल है, केवल एक स्वप्न है, वास्तविकता है कि नहीं है क्लियर नहीं है। और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। अब दूसरी पृथ्वी चाहिए, दूसरी पृथ्वी है कि नहीं है, यह एक स्वप्निल है, ठीक है ना। और दूसरा है मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का है। तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा कि मोटी मोटी बातें क्या हैं, कि बोले स्वप्निल तो यही है कि ईश्वर के पास एक लाठी है, ये बिल्कुल स्वप्निल लगता है। दूसरा है ताक पर दिए सलाई है कि नहीं है, एक स्वप्निल लगता है। और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, तो दूसरी पृथ्वी है कि नहीं है, एक स्वप्निल लगता है। स्वप्निल फार स्वप्निल श्रीवास्तव जी के ये सभी काव्य संग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं जो अगले कवि हैं बद्री नारायण। अब बद्री नारायण जी की बात करें तो इनका पहला काव्य संग्रह है सच सुने कई दिन हुए, दूसरा है शब्द पदीयम, तीसरा है खुदाई में हिंसा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी बद्री नारायण जी की बात आती है तो बद्री नारायण को हम बद्री से जोड़ते हैं। बद्री मतलब बरखा, कहते हो ना, वर्षा वर्षा बरखा, बरसात के समय में, ठीक है ना। तो अब बरसात हो रही है, खूब घनघोर बदरी हो गई है, तो सच सुने कई दिन हुए। क्यों? क्योंकि बदरी हो रही है तो बरसात इतना ज़्यादा हो रहा है कि लाइन का जो तार वगैरह है सब टूट गया है, कल्पना करिए। और अखबार नहीं आ रहा है लगातार कई दिन बदरी, तो सच सुने कई दिन हो जाते हैं, क्योंकि टीवी समाचार देख नहीं पा रहे हम लोग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सच सुने बदरी में सच सुने कई दिन हो गया, किसी से मुलाकात भेंट नहीं हो रही है, तो आपको सच का सुना जो समाचार है वो नहीं मिल पा रहा बदरी में। शब्द पदीयम, शब्द पदीयम माने शब्दों का जो पदीयम है, पद है, वो बदरी में नहीं सुनाई दे रहा है। तो शब्द पदीयम क्या हो गया? बदरी में नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। और खुदाई में हिंसा हो गई बदरी में। तो बदरी में देखे होंगे जब जरा सा बरसात होता है तो आमतौर पर गाँवों में क्या हो जाता है कि किसी के दरवाजे का, द्वार का, छत का पानी जब आता है दूसरे के दरवाजे से होकर के, तो रोकते हैं बरसात के पानी को, है ना। जरा सा बारिश हो जाती है तो समझिए वहाँ पे हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे का बरसात का पानी लोग रोकते हैं। और जब बरसात का पानी रोकते हैं तो मान लो कोई खुदाई कर रहा होगा नाली उली के लिए, तो वही कह रहे हैं बरसात में, बदरी में, खुदाई में हिंसा हो जाती है। जब बरसात हुई तो नाली खुदाई हो रही थी और खुदाई में जो है विरोध हो गया हो, मार हो गया, तो खुदाई में हिंसा होगी। ऐसा मोटा माटी क्लू बना लीजिएगा। क्या बनाया कि सर बदरी हुई तो बदरी में सच सुने कई दिन हो गए, बदरी में शब्द पदीयम होता है, बदरी में खुदाई कोई करता है तो हिंसा हो जाती है। ऐसे मोटा माटी क्लू बना लीजिएगा और आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अगले जो कवि हैं वो हैं नीलय उपाध्याय, और इनका पहला काव्य संग्रह है अकेला घर हुसैन का, दूसरा है कटौती। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए नीलय, नीलय माने खुद ही होता है आलय, भवन, घर, निकेत, ठीक है ना। तो देखिए नीलय, नीलय नीलय फर नीलय नीलय फर अकेला घर हुसैन का, नीलय अकेला घर हुसैन का, नीलय है घर है तो अकेला घर हुसैन का, और नीलय है तो कटौती करेंगे। कटौती किस में होती? बोले भैया घर बनवाने में, नीलय में, है ना, कटौती होती है। ये आप कह सकते हो कि जो नीलय उपाध्याय है वो कटौती करते हैं, है ना। तो नीलय उपाध्याय क्या है? अकेले घर हुसैन के जाते हैं, अकेले घर नीलय उपाध्याय जाते हैं और किसके? हुसैन घर, और कटौती कर देते हैं, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी आपने देखा था ऊपर स्वप्निल श्रीवास्तव को, और यहाँ पर हैं अगले जो कवि एकांत श्रीवास्तव। काव्य संग्रह है मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, दूसरा है नागरिक व्यथा,
तीसरा है अन्य है मेरे शब्द। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए एकांत की बात करें, एकांत श्रीवास्तव को हम लोग हमेशा एकांत ही कहते हैं। वागार्थ वगैरह हमने कहा है ना, वागार्थ एकांत में करो, तो वही है। एकांत की बात आती है तो मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, है ना। कब, बोले जब एकांत में रहूँगा तो क्या कहूँगा, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद। दूसरा क्या है, एकांत में रहूँगा तो नागरिक की व्यथा सुनूंगा या नागरिक की व्यथा कहूँगा। और अन्य है मेरे शब्द, ठीक है ना। अन्य कुछ मेरे शब्द हैं जिसे मैं एकांत में कहूँगा, तो अन्य है मेरे शब्द, इसे मैं एकांत में कहूँगा। तो एकांत फार एकांत श्रीवास्तव की ये सभी प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ठीक है ना। फिर देखिए एकांत में एकांत फार एकांत श्रीवास्तव, एकांत में मिट्टी से धन्यवाद कहूँगा, एकांत में नागरिक की व्यथा सुनूंगा, नागरिक की व्यथा सुनूंगा और नागरिक से व्यथा कहूँगा, एकांत में अन्य है मेरे शब्द ऐसा कहूँगा। एकांत फार एकांत श्रीवास्तव जी के ये सभी काव्य संग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं बोधिसत्व, अगले कवि हैं और इनका काव्य संग्रह है सिर्फ कवि नहीं 1991 में। दूसरा है हम जो नदियों का संगम है वर्ष 2000 में। तीसरा है दुख तंत्र 2004 में। चौथा है खत्म नहीं होती है बात 2010 में। सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो मोटा मोटा एक क्लू बनाना पड़ेगा। बोधि, बोधि सत्य, सत्य सत्य। अब बोधि, बोधि माने ज्ञान, सत्य माने सत्य का ज्ञान क्या है, सिर्फ कवि ही नहीं जानते हैं। तो बोधिसत्व सिर्फ कवि ही नहीं है, है ना। हम जो नदियों का संगम देखते हैं वहाँ भी बोधिसत्व है। बोधिसत्व कहाँ है, हम जो नदियों का संगम देखते हैं वहाँ भी है। दुख तंत्र है, दुखों का ढेर सारा तंत्र है और उस तंत्र का भी बोध होना चाहिए। खत्म नहीं होती है बात, इसका भी बोध होना चाहिए। तो मोटी माटी बात बोध है। बोध किसका, बोले सर बोध तो सिर्फ कवि का नहीं होना चाहिए। सिर्फ कवि नहीं बोध है ना। कोई व्यक्ति है जो सिर्फ कवि ही नहीं है, मुझे इसका बोध है, सिर्फ कवि नहीं है बोध है। हम जो नदियों का संगम देखते हैं इसका भी बोध है। दुख का तंत्र है ये भी बोध है और खत्म नहीं होती है बात, इसका भी हमें बोध है। तो बोध फार बोधिसत्व की ये सभी प्रमुख काव्य संग्रह हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो कवि आप देख पा रहे हैं उदय प्रकाश जी, और उदय प्रकाश जी बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। ढेर सारी इनकी रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला काव्य संग्रह सुनो कारीगर 1980 में। कबूतर आ कबूतर, तो आ कबूतर कबूतर, आ कबूतर कबूतर 84 में, 1984 में। रात में हारमोनियम और का से कबूतर, ठीक है ना। अब इनको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, क्या कि सुनो कारीगर, आ कबूतर कबूतर, है ना, रात में हारमोनियम और का से कबूतर, कैसे दिमाग में रखें। तो उदय की बात जहाँ पे आएगी तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा उदय। अब उदय किसका हुआ, बोले सुनो कारीगर का उदय हुआ। तो देखिए कोई ढेर सारे कारीगर थे, तो उसमें क्या हो गया कि 80 कारीगरों का उदय हो गया। मैंने 80 ऐसे कारीगर थे जो निखर करके जिनकी प्रतिभा सामने आ गई। अब सामने आने का मतलब ही होता उदय हो गया। तो 80 80 80 क्या हो गया, सुनो 80 कारीगर का उदय हो गया। और क्या है, आ कबूतर और कबूतर का उदय हो गया। आ कबूतर और कबूतर का उदय कितना हुआ, बोले 84, ठीक है ना। रात में हारमोनियम कोई बजाएगा तो उसके स्वर का भी उदय होगा, तो रात में हारमोनियम बजाओगे तो उसका भी उदय होगा, उसके स्वर का उदय होगा, लोग जानेंगे। और का से कबूतर, का से कबूतर, का से कबूतर का उदय होता है। उदय होते हैं मैंने कबूतर उगते हैं, उड़ते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो यानी कि जो उदय की बात आती है तो कबूतर आ कबूतर कबूतर और कबूतर कारीगर, है ना, रात में हारमोनियम, ठीक है ना। तो अब ये भी कह सकते हो कि उदय प्रकाश ने क्या किया, बुलाया सुनो कारीगर। उदय प्रकाश ने क्या किया, कबूतर आ कबूतर और कबूतर कबूतर आ कबूतर करते हैं कौन, उदय प्रकाश। रात में हारमोनियम बजा दिए कौन, उदय प्रकाश। और का से कबूतर, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की सभी रचनाएं हैं और बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं प्रयाग शुक्ल जी। पहला काव्य संग्रह है यह लिखता हूँ। दूसरा है बीते कितने बरस। तीसरा है कविता 93, है ना। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे प्रयाग की बात करिए भैया। प्रयाग को सब लोग जान रहे हैं, शिक्षा का गढ़ है ना। प्रतियोगी छात्र प्रयाग में आपको ढेर सारे दिखाई देंगे। तो प्रयाग को जब भी हम देखते हैं तो प्रयाग से ही, प्रयागराज से ही हम इसको क्लू में रखते हैं, और है ना। तो भैया प्रयाग की बात आ जाएगी तो क्या है, क्या लिखता हूँ,
देखिए लिखता हूँ, है ना, तो ये क्यों करिए, लिखता हूँ तो पढ़ता भी होगा। तो प्रयाग में क्या है, यह लिखता हूँ, यह लिखता हूँ, यह पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ भैया, बोले यह लिखता पढ़ता हूँ। तो प्रयाग में तो कोई व्यक्ति है ना, वह कहाँ पर है, प्रयाग में लिखता हूँ, प्रयाग में पढ़ता हूँ, प्रयाग में लिखता हूँ। तो दिमाग में रखिएगा। और मेरे ढेर सारे व्यूवर्स, मेरे ढेर सारे साथी, मेरे ढेर सारे भाई बहन प्रयाग में इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार शुभकामना देंगे कि जल्द से जल्द आप लोग सिलेक्शन लें, ठीक है ना। तो प्रयाग में क्या है, बोले भैया प्रयाग में यह लिखता हूँ। दूसरा है बीते कितने बरस, कितने बरस बीत गए भाई प्रयाग में आपको पढ़ते लिखते, है ना। कोई 4 वर्ष से है, कोई 3 वर्ष से है, कोई 10 वर्ष से है, कोई 20 वर्ष से होगा। तो कितने बरस बीते, बोले प्रयाग में कितने बरस बीते। और कविता 93, ठीक है ना। तो 93 कविता, है ना, कोई प्रयाग में है तो प्रयाग में रह करके उन्होंने 93 यानी कि 93 कविता लिख दिया। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, 93 कविता प्रयाग में, ठीक है ना। तो क्या है प्रयाग, प्रयाग फार प्रयाग शुक्ल, यह लिखता हूँ प्रयाग से। बीते दिन बरस, कितने दिन बीत गए प्रयाग में तैयारी करते करते, पता नहीं। और कविता 93 नई नई कविताएं होंगी, ठीक है ना, प्रयाग में, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कवि हैं रमेश चंद्र शाह जी, और इनका पहला काव्य संग्रह है कछुए की पीठ पर, दूसरा है हरिश्चंद आओ, तीसरा है नदी भागती आई, चौथा है प्यारे मुचकुंद, और पांचवा है देखते हैं शब्द भी अपना समय, देखते हैं शब्द भी अपना समय। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए रमेश चंद्र शाह। अब यहाँ से रमेश चंद्र की जब भी बात आती है, रमेश चंद्र को हम लोग शाह लेते हैं, ठीक है ना, शाह। अब देखिए शाह तो एक शाही परिवार वाला होता है। दूसरा शाह को हम ले लेते हैं साव व्यक्ति, यानी कि जो सच्चा व्यक्ति है। क्या है, सच्चा व्यक्ति। अब सच्चा व्यक्ति अगर है, कोई शाह व्यक्ति है, तो वो क्या है, भैया कछुए की पीठ पर सवार है। तो सच्चा व्यक्ति हमेशा कछुए की पीठ पर सवार है, मतलब उसकी गति हमेशा कम ही रहेगी। आप सच बोलेंगे ना तो आपका उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितना झूठ बोलने वाले की है, ठीक है ना। देखे होंगे तमाम प्रकार के लोग अपने खुद का प्रचार करते हैं, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, झूठा झूठा। और कोई व्यक्ति अपना सही बता देगा तो समझो कछुए की पीठ पर सवार है, क्योंकि सच में लोग विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे इसमें भी कुछ झूठ बोल रहे होंगे। तो बात मोटी मोटी क्लू में रख लीजिएगा कि शाह हमारी सच है ना, सच वाला व्यक्ति, शाह वाला व्यक्ति क्या कछुए की पीठ पर सवार रहता है, उसका विकास धीरे धीरे होगा। आओ हरिश्चंद आओ, और सच्चे व्यक्ति को, शाह व्यक्ति को लोग कहते हैं आओ हरिश्चंद, आओ हरिश्चंद। तो हरिश्चंद आओ, ऐसा किसको कहा जाएगा, जो शाह व्यक्ति है, ठीक है ना। और नदी भागती आई किसके पास, नदी भी भागती आती है शाह व्यक्ति के पास, यानी कि नदी से बहुत प्रेम होगा सच्चे व्यक्ति को, है ना। हर वक्त को न गंगा को साक्षी मान लेंगे, नदी को साक्षी मानेंगे, कौन, शाह व्यक्ति, है ना। प्यारे मुचकुंद, और जो शाह व्यक्ति होता है सबके प्यारे होते हैं, सबके मुचकुंद होते हैं, मुचकुंद प्यारे, शाह फार रमेश चंद्र शाह। और देखते हैं शब्द भी अपना समय, है ना। तो देखिए देखते शब्द भी अपना समय बदल लेता है। तो शाह व्यक्ति जो होता है ना, सच बोलने वाला व्यक्ति, शाह व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है कि देखता है कि शब्द भी अपना समय बदल लेता है, बहुत जल्दी समय क्या करता है, बदल लेता है। तो ये मोटा मोटा रख लीजिएगा कि शाह व्यक्ति क्या करता है, कछुए की पीठ पर सवार रहता है, उसको सब लोग हरिश्चंद आओ ऐसा कहते हैं। नदी भी भागते आती है, मतलब हर बात में नदी को लाते हैं, वो सबके प्यारे मुचकुंद होते हैं। और देखते हैं शब्द भी अपना समय बदलता है, किसके लिए, बोले शाह के लिए, शाह फार रमेश चंद्र शाह, ठीक है। चलिए अगले कवि हैं बलदेव बंसी। बात करें तो इनका पहला काव्य संग्रह है अंधेरे के बावजूद, दूसरा है बच्चे की दुनिया, तीसरा है कोई आवाज़ नहीं, चौथा है उपनगर में वापसी, और पांचवा है वाक गंगा। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए बलदेव बंसी, तो देखिए बंसी वाले यही हैं, एक है बंसी, कौन, बलदेव बंसी। तो बंसी ले लीजिए, कौन, बलदेव बंसी क्या हो गई, बोले सर अंधेरे के बावजूद भी कोई बंसी बजा रहा है, कि अंधेरे के बावजूद बंसी बजी। बच्चे की दुनिया बंसी में बजती है, बच्चे की दुनिया है तो बंसी बजाएगी ही। देखे होंगे जब मेला वगैरह में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ से एक बंसी बांसुरी लाते हैं और उसको पो पा पीपा ढेर सारे करते हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कोई आवाज़ नहीं, है ना। जब लोग बंसी बजाने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कोई आवाज़ नहीं करो, बंद करो, है ना। किसकी, बंसी की कोई आवाज़ नहीं। और उपनगर में बंसी ना बजाओ, है ना। गंगा वाक पर बंसी बजेगी,
ठीक है। तो ऐसे मोटी मोटी बात दिमाग में रखिएगा कि बंसी बंसी फार बलदेव बंसी, अंधेरे के बावजूद उसी ने बंसी बजाया, ठीक है ना। बच्चे की दुनिया बंसी में बजती है, बंसी बजाते हैं। कोई आवाज़ ना करो, जब बंसी बजती है तो लोग कहते हैं कोई आवाज़ ना करो। उपनगर में वापसी बंसी बजी, वाघ गंगा पर वासी बजी, ठीक है। ऐसे मोटा मोटा क्लू बनाइएगा, आसानी से याद करने का प्रयास करिएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी नुस्खे ट्रिक मिर्च मसाला आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको 2 3 4 5 बार देखिए, तब आसानी से आपको याद होगा। एक बार में तो नहीं याद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हैं आलोक धनवा। बात करें आलोक धनवा की, तो इनका एकमात्र काव्य संग्रह आप देख पा रहे हैं, दुनिया रोज बनती है, ठीक है ना। देखिए आलोक में दुनिया रोज बनती है, रोज बिगड़ती है। तो आलोक धनवा, धनवा दुनिया रोज बनती है और रोज बिगड़ती है। इसी दुनिया रोज बनती में, है ना, इनका एक जो KBS में लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, पतंग की कविता है, CBSE बोर्ड, है ना, इंटर के छात्रों के लिए पतंग इसी में है, इसी में एक पतंग कविता है। आगे है श्री राम वर्मा, काल पात्र। तो काल पात्र, काल पात्र, काल पात्र कौन है? बोले श्री राम वर्मा काल पात्र है, ठीक है ना। काल के पात्र श्री राम वर्मा, काल के पात्र श्री राम वर्मा। दुनिया रोज बनती है, तो आलोक से दुनिया रोज बनती है, बिगड़ती है, तो आलोक धन्य है, आलोक धन्य है, ठीक है ना, जो दुनिया को बनाते और बिगाड़ते हैं। इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी समसामयिक कवि और उनके काव्य संग्रह को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।